हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछली जो क्लास लगी थी उसमें हमने पढ़ा था अबाउट सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। A quarter wave plate is used for producing circularly and elliptically polarized light. क्वार्टर वेव प्लेट को हम सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब कैसे प्रोड्यूस होती है? इफ़ ए प्लेन पोलराइज लाइट विद इट्स वाइब्रेशंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस किसका ऑफ दिस क्वार्टर वेव प्लेट इज पास थ्रू द क्वार्टर वेव प्लेट, देन द एमर्जेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर जब उस क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर लाइट जब फॉल करती है, इंसिडेंट होती है और वो एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का, एंड देन ए फेज डिफरेंस जो होता है वो π/2 होता है उस टाइम पे, तो क्वार्टर वेव प्लेट जो है उसमें से जो लाइट पास करती है, निकलती है, वो होती है सर्कुलरली पोलराइज्ड। बट इफ़ the plane of vibrations of the incident plane polarized light is not inclined at an angle of 45 degree to the optic axis but the phase difference is π/2, then the emergent light is elliptically polarized। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब फेज डिफरेंस π/2 हो सिर्फ तो एलिप्टिकली पोलराइज लाइट मिलती है, जबकि जब फेज डिफरेंस π/2 हो साथ में इंसिडेंट लाइट जो है उसका जो दो ये वाले थे ना एम्पलीट्यूड्स ए और बी है ना, ये आ गया ना, ए इज इक्वल टू ए कॉस 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू ए साइन 45 डिग्री। ए क्या है? कैपिटल ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। तो उस टाइम पे जब थीटा 45 डिग्री होता है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। क्यों? बिकॉज कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। सो उस केस में लाइट इज़ सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब ये दो जो लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं वो हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ दिस क्वार्टर वेव प्लेट। नाउ व्हाट इज ए क्वार्टर वेव प्लेट? इट इज़ ए प्लेट ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस है जिसका, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की प्लेट है ये, विद इट्स रिफ्रैक्टिंग फेसेस कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है उनको कट किया होता है parallel to the optic axis, and its thickness is such that it can produce a path difference of λ/4 or a phase difference of π/2 between the ordinary and extraordinary waves। ये जो प्लेट है इसको क्वार्टर वेव प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती है जिसकी वैल्यू है λ/4 बिटवीन द ओ रे एंड ई रे, और फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करती है? π/2। नाउ when a beam of monochromatic light of wavelength lambda is incident normally on such a plate, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है इस प्लेट के ऊपर फॉल करती है, इंसिडेंट करती है नॉर्मली, व्हाट हैपन्स? इट इज़ ब्रोकन इनटू ओ रे एंड ई रे। दो कंपोनेंट्स में वो ब्रेक हो जाती है। बोथ दीज वेव्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब डिपेंड करता है वो क्वार्टर वेव प्लेट किसकी बनी, कौन से मटेरियल की बनी है, तो उसके हिसाब से वो दोनों वेव्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल लाइक कैल्साइट की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? बिकॉज कैल्साइट के लिए म्यू ओ इज़ ग्रेटर देन म्यू ई, ओ रे के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ओ रे स्लो चलेगी उसमें, म्यू ई है जो कम है, ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ई रे जो है वो फास्टर चलेगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। सो इफ़ टी इज़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट देन द ऑप्टिकल पाथ्स ऑफ ओ रे एंड ई रेज इन द प्लेट आर, ओ रे कितना डिस्टेंस उसमें कवर करेगी? म्यू नॉट टी। कितना पाथ कवर करेगी? म्यू नॉट टी। ई रे कितना करेगी? म्यू ई टी। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। सो पाथ डिफरेंस जो है दोनों रेज के बीच में जब वो क्रिस्टल से बाहर आएंगी वो क्या होगा? डेल्टा। सपोज यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू टी, दोनों का डिफरेंस। म्यू ओ माइनस म्यू ई इसलिए क्योंकि म्यू ओ इज़ ग्रेटर देन म्यू ई फॉर कैल्साइट, और फॉर क्वार्टर वेव प्लेट दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी λ/4। तो ये जो वैल्यू है म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू टी इज इक्वल टू λ/4, देन टी आ जाएगा यहाँ से लैम्डा अपॉन
ये आ गया ना, T इज इक्वल टू, इसको लेके नीचे λ/4 म्यू ओ माइनस म्यू ई। अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल लेते हैं लाइक क्वार्ट्स, तो उसके लिए म्यू ई इज़ ग्रेटर देन म्यू ओ, या हम ये भी कह सकते हैं म्यू ओ इज़ लेस देन म्यू ई। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ई रे से, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला जो है उल्टा हो जाएगा, म्यू ई माइनस म्यू नॉट टी इज इक्वल टू λ/4 हो जाएगा। तो टी हो जाएगा यहाँ से λ/4 म्यू ई माइनस म्यू ओ। नाउ ये जो थिकनेस है किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैम्डा के ऊपर, विच इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। द प्लेट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द वेवलेंथ्स फॉर विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया होता है, उसी प्लेट के लिए, उसी वेवलेंथ के लिए ये प्लेट जो है वो यूज़फुल है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्वार्टर वेव प्लेट कहाँ यूज़ होती है। उसके साथ ही आगे आता है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट। देखो, क्वार्टर वेव प्लेट को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, जबकि हाफ वेव प्लेट को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब है क्या ये चीज़, इट इज़ ए प्लेट ऑफ doubly refracting uniaxial crystal just like quarter wave plate with its refracting faces cut parallel to the optic axis. Now its thickness is such that it can produce a path difference of λ/2. अब ध्यान से देखो, क्वार्टर वेव प्लेट में पाथ डिफरेंस कितना था, λ/4, ठीक है। यहाँ पे कितना है, λ/2 और ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था, π/2, ठीक है। कितना फेज डिफरेंस था, π/2, जबकि यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस है, पाई, बिटवीन द ओ रे एंड ई रे। नाउ इट्स थिकनेस इज सच दैट फॉर ए नेगेटिव क्रिस्टल, आपको पता है टी आ गई सपोज उसकी थिकनेस, कैल्साइट के लिए क्या है, म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू टी, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, λ/2 फॉर द हाफ वेव प्लेट। सो टी हो गया λ/2 म्यू ओ माइनस म्यू ई। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेट। Now for a positive crystal such as quartz के लिए आपको पता है म्यू ओ इज़ लेस देन म्यू ई या म्यू ई इज़ ग्रेटर देन म्यू ओ। आपको मैं इसलिए बार बार इस तरीके से बोल रही हूँ कि आपको एक ही तरीके से याद करना है, कर सकते हैं, आपको आसानी होती है। जैसे कैल्साइट के लिए म्यू ओ इज़ ग्रेटर देन म्यू ई एंड फॉर क्वार्ट्स म्यू ओ इज़ लेस देन म्यू ई। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू टी इक्वल टू λ/2। सो टी इज इक्वल टू λ/2 इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ हो जाएगा। A half wave plate is used in the construction of Lorentz half shade device used as a polarimeter. अभी आगे हम पढ़ेंगे Lorentz half shade polarimeter, वहाँ पे ये हाफ वेव प्लेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये आगे हम इसको पढ़ेंगे ना। ये नोट है, ये आप देख लेना खुद नोट्स में जब भेजूंगी। ये नेक्स्ट दो टॉपिक्स हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ये थ्योरेटिकल है, दोनों आप आराम से खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी ये पेज, सारे पेजेस आपको भेज दूंगी, तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ वी नो दैट इफ़ ए पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड नो लाइट एमर्जेस आउट ऑफ द एनालाइजर। ये हमें पता है, जब दोनों पोलराइजर और एनालाइजर निकोल प्रिज्म में हमने पढ़ा था, दोनों क्रॉस्ड होते हैं तो इसमें से कोई लाइट बाहर नहीं आती एनालाइजर में से। व्हेन ए क्वार्ट्ज प्लेट, अब क्या है, हम एक क्वार्ट्ज प्लेट को इन दोनों के बीच में रख देते हैं, विच इज़ कट विद इट्स फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है ये क्वार्ट्ज प्लेट। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पोलराइजिंग निकोल N1 एंड एनालाइजिंग निकोल N2 सच दैट लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द क्वार्ट्ज प्लेट। इस तरीके से रखते हैं इन दोनों के पैरेलल, ताकि ये जो लाइट आ रही है इसके ऊपर नॉर्मली फॉल करे। तब क्या होता है, सम लाइट एमर्जेस आउट ऑफ N2। N2 जो है सेकंड निकोल जो है, जो एनालाइजर का काम कर रहा है, इसमें से कुछ लाइट जो है एमर्ज आउट करती है जब हम ये क्वार्ट्ज प्लेट को इस तरीके से इसमें दोनों के बीच में रख देते हैं। नाउ अब क्या करता है ये क्वार्ट्ज प्लेट का काम क्या है यहाँ पे, दिस क्वार्ट्ज प्लेट रोटेट्स द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इस निकोल में से निकल के जब प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये क्वार्ट्ज प्लेट क्या करता है, उसके प्लेन जो है वाइब्रेशन का, ठीक है, उसको रोटेट कर देता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द क्वार्ट्ज प्लेट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
कितने अमाउंट से रोटेट करता है वो डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पे, दूसरा लाइट की वेवलेंथ पे। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय सर्टन क्रिस्टल्स और सब्सटेंसेस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टी है ना इस ऐसे क्वार्ट्ज प्लेट की या इसके जैसे और क्रिस्टल्स की, जैसे कि टू रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड सच सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे कि क्वार्ट्ज प्लेट है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो इंसिडेंट लाइट है उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर रहा है ताकि वो इस तरीके से इसके ऊपर फॉल करे, ठीक है, कि कुछ लाइट जो है वो यहाँ से बाहर एमर्ज आउट करे, ठीक है। नाउ ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, और इस प्रोसीजर को, इस फिनोमिनन को कहते हैं इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ सम सब्सटेंसेस रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टू द राइट। कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को राइट साइड की तरफ रोटेट कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और राइट हैंडेड, ठीक है। while the substances which rotate the plane of vibration to the left they are called levorotatory और left handed, ठीक है, उनको नाम दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसी की तरह in addition to crystals like quartz and cinnabar substances that exhibit optical activity include liquids। कुछ liquids भी हैं जो optical activity का phenomena property show करते हैं, such as turpentine oil, tartaric acid एंड सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस भी हैं सच एज शुगर सॉल्यूशन। शुगर का जो अगर पानी में मिक्स करके सॉल्यूशन हम बनाते हैं, कुछ कंसंट्रेशन होती है उसकी, तो जब वो प्रॉपर उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जब बनता है तो वो भी एज क्या करता है, काम करता है एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वो एक्ट करता है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन को भी हम एज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो यूज़ करते हैं, because all these substances are optically active substances. Next topic is specific rotation. Specific rotation क्या है? Liquids containing an optically active substance such as sugar solution rotate the plane of vibration of the plane polarized light. ठीक है, मैंने अभी बताया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो इंसिडेंट पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देते हैं। नाउ द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज रोटेटेड डिपेंड्स अपॉन, कितने एंगल के थ्रू उसको रोटेट करती हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ द मीडियम, जो आप प्लेट ले रहे हो, जो आप क्रिस्टल ले रहे हो उसकी थिकनेस, कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन ले रहे हो उसकी कंसनट्रेशन पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन जो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का, उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, इन चार चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन produced by a decimeter long column of a liquid containing 1 gram of the optically active substance in 1 cc of the solution। ठीक है, अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो, केमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, केमिस्ट्री तो आप सभी पढ़ते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज़ डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए, ये किसी लिक्विड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए है। जैसे हम शुगर सोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ ए रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इज़ ए रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए डेसीमीटर लॉन्ग कॉलम। मतलब सपोज किसी ट्यूब में आपने सोल्यूशन डाला है, ठीक है, तो वो जो ट्यूब में उसका कॉलम बनता है उसकी लेंथ सपोज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सो रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए डेसीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ ए लिक्विड कंटेनिंग, उस लिक्विड में कितना मटेरियल आपने डाला है सब्सटेंस का, 1 ग्राम ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन 1 cc ऑफ द सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन बनाया 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें आपने 1 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाला है लिक्विड में, ठीक है, और उसको आपने डाला है एक ट्यूब के अंदर जिसका कितना लॉन्ग कॉलम बना है, कितना लंबा उसमें उसकी कॉलम की लेंथ है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो उस केस में स्पेसिफिक रोटेशन को लिखते हैं एस टी लेमडा, लेमडा फीट में है और टी इसके हेड पे है, डिजिकल टू 10 थीटा अपॉन एल सी। ये फार्मूला होता है इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। तो वेयर एस टी लेमडा इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन, क्या फार्मूला है, 10 थीटा अपॉन एल सी। एस टी लेमडा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन एट टेम्परेचर टी
फॉर वेवलेंथ लैम्डा, थीटा इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। एल इज़ द लेंथ ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर, जो कॉलम की लेंथ ले रहे हैं हम, एंड सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कितनी कंसनट्रेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, 1 cc 1 ग्राम इन 1 cc, ठीक है, सो कंसनट्रेशन उसकी हम ले रहे हैं। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन, ये उसका फार्मूला। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरीमीटर। ये क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सर्टन सॉल्यूशंस। मतलब हम इस रोटेशन को स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिक रोटेशन को स्टडी करने के लिए कि कितनी है लिक्विड सॉल्यूशंस की, उसको हम स्टडी करते हैं विद दिस इंस्ट्रूमेंट। व्हेन दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ए सोल्यूशन, इट इज़ नोन एज सैशरीमीटर। जब हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ, कितनी क्वांटिटी है शुगर सोल्यूशन में, शुगर की, तब इसका नाम होता है, तब हम इसको कहते हैं सैशरीमीटर। नाउ कंस्ट्रक्शन, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये एल आ गया लेंस, जो इस लाइट को पैरेलल कर देता है, कन्वेक्स लेंस है। N1 इज़ द पोलराइजिंग निकोल। इसके बाद N1 में से जब लाइट पोलराइज होकर निकलती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, तो ये इसके ऊपर फॉल करती है। ये H क्या है, दिस इज़ ए हाफ शेड डिवाइस या हाफ वे प्लेट, अब जिसको हमने अभी पढ़ा पीछे, ठीक है, हाफ शेड डिवाइस बोलते हैं यहाँ पे इसको, H से डिनोट किया है। फिर एक ग्लास ट्यूब में से पास करती है लाइट, विच कंटेन्स ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन लाइक शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ये जो लिक्विड है ना, ये किसका सोल्यूशन है, शुगर का। नाउ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम दिस सोल्यूशन इज इंसिडेंट ऑन दिस एनालाइजिंग निकोल N2 एंड आफ्टर दैट इट इज़ व्यूड थ्रू दिस टेलीस्कोप। ये सर्कुलर स्केल है जिसके थ्रू हम इसको घुमा सकते हैं, टेलीस्कोप को, ठीक है। सो द एनालाइजिंग निकोल N2 कैन बी रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ये पूरा एक्सिस है ट्यूब का, एंड इट्स रोटेशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल, ठीक है। टेलीस्कोप की रोटेशन को हम सर्कुलर स्केल की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, कैसे वर्क करता है। द हाफ शेड डिवाइस H, ये वाला जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ADB। इसके अंदर क्या है, ये एक ये आपको ऐसे सर्कल लग रहा होगा पूरा, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक सेमी सर्कुलर स्केल है इसमें ADB विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, ये ग्लास की स्केल है ADB सेमी सर्कल, ठीक है, ये वाला ADB, ये पूरा इस तरफ वाला पोर्शन जो है ग्लास का बना है, और ये जो है ACB वाला पोर्शन इस तरफ वाला ये क्वार्ट्स का बना है, ठीक है, ठीक है ना, दे आर सीमेंटेड विद ईच अदर, ठीक है। The half shade device consists of a semicircular plate ADB of glass cemented to a semicircular plate ACB of quartz. The optic axis of the quartz, ये आ गया optic axis of quartz, ये सारी जो lines हैं quartz की optic axis हैं, it is parallel to the line of separation AOB, ठीक है, इसका quartz का optic axis जो इनकी separation वाली line है AOB के parallel है। Now the thickness of the quartz plate is such that it introduces a phase difference of pi between O ray and E ray। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्ट्स जो है यहाँ पे प्लेट जो एज क्या काम कर रही है, एज हाफ वे प्लेट, ठीक है, क्योंकि कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है ये बिटवीन O ray एंड E ray, पाई, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ हाफ वे प्लेट। नाउ द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज सच दैट इट ट्रांसमिट्स द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज ट्रांसमिटेड बाय द क्वार्ट्स प्लेट। ग्लास प्लेट की थिकनेस उतनी ही है, उस हिसाब से रखी है कि जितनी लाइट ये ट्रांसमिट करती है क्वार्ट्स प्लेट, उतनी ही लाइट ये ट्रांसमिट करती है ग्लास प्लेट, ठीक है। नाउ सपोज द प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम N1 यहाँ से इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दिस हाफ शेड डिवाइस एंड इट हैज़ वाइब्रेशंस अलॉन्ग OP। सपोज इसकी वाइब्रेशंस जो हैं, लाइट जो N1 से आ रही है इसके ऊपर, उसकी वाइब्रेशंस है अलॉन्ग OP, ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है हाफ शेड डिवाइस के अंदर, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास हाफ, क्योंकि ये ग्लास हाफ में से चल रही है तो ये वाइब्रेशन विल रिमेन अलॉन्ग OP, वाइब्रेशन जो है OP के अलॉन्ग ही रहेंगी जब ये ग्लास प्लेट में से निकलती है लाइट, ठीक है। नाउ सपोज अब लेकिन जो जब लाइट क्वार्ट्स प्लेट में से पास करेगी तो क्या होगा, बट ऑन पासिंग थ्रू द क्वार्ट्स हाफ
ये क्वार्ट्ज प्लेट क्या करेगी, एज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है तो वाइब्रेशंस विल स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स ई एंड ओ कंपोनेंट्स. द वाइब्रेशंस ऑफ ओ कंपोनेंट आर अलोंग ओ डी, ये इस तरफ चलेगी, ओ रे जो है ओ डी के अलोंग चलेगी बिकॉज ये परपेंडिकुलर है इसके ऑप्टिक एक्सिस के, और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसके वो इस तरफ चल रहा है ओ ए के अलोंग विच इज़ ई रे, ई कंपोनेंट दैट विल बी अलोंग ओ ए. नाउ since quartz plate introduces a phase difference of pi between these two vibrations, the O vibrations will occur along OC. अब क्योंकि इन दोनों के बीच में क्वार्ट्ज प्लेट एज हाफ वेव प्लेट काम कर रही है, पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब ये जो है ओ वाइब्रेशन जो है वो इस तरफ जाने की बजाय किस तरफ चल पड़ेगी, ओ सी की तरफ. द ओ वाइब्रेशन विल अक्कर अलॉन्ग ओ सी इंस्टेड ऑफ ओ डी ऑन एमर्जिंग फ्रॉम द प्लेट. Thus, the resultant vibration of light coming out of the quartz plate will be along. अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे है ना, ये ओ डी के अलॉन्ग जानी चाहिए थी बट ये जा रही है इस तरफ और ई रे जा रही है इस तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होना चाहिए, ओ क्यू के अलॉन्ग होगा. ठीक है. सो सच दैट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ ए, दोनों क्या हैं, थीटा के बराबर. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. इफ़ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एनालाइजिंग निकोल N2 इज़ हेल्ड पैरेलल टू OP, सपोज अब हम N2 जो है एनालाइज़र को इस तरीके से रखते हैं कि इसका प्रिंसिपल सेक्शन OP के पैरेलल है. ठीक है, तब क्या होगा, ग्लास में है ना ये OP, ग्लास में लाई कर रही है वाली लाइन, देन द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू ग्लास हाफ विल पास बट द लाइट थ्रू क्वार्ट्ज हाफ इज़ पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड. तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसका प्रिंसिपल सेक्शन इसके पैरेलल है OP के अलॉन्ग, ग्लास वाले के अलॉन्ग, तो जो लाइट जो है इस तरफ से जाएगी, ग्लास में से तो निकल जाएगी लेकिन इसमें से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. ठीक है. अब क्या होगा, हैंस द ग्लास हाफ विल अपीयर ब्राइटर दैन द क्वार्ट्ज हाफ. ठीक है, ग्लास हाफ जो है वो ब्राइट अपीयर होगा दैन द क्वार्ट्ज हाफ. नाउ इफ़ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ N2 इज़ पैरेलल टू OQ, अब हम अगर उल्टा कर दें, N2 का प्रिंसिपल सेक्शन OQ के पैरेलल कर दें, तब क्या होगा, सेम रीज़न से लाइट जो है इसमें से पास कर जाएगी लेकिन यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. तो कौन सा हाफ ब्राइट दिखेगा, क्वार्ट्ज वाला, ये वाला डार्क दिखेगा. ठीक है. सो देन क्वार्ट्ज हाफ विल अपीयर ब्राइटर दैन द ग्लास हाफ ड्यू टू द सेम रीज़न. नाउ इफ़ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ N2 इज़ पैरेलल टू AOB, अगर हम N2 के प्रिंसिपल सेक्शन को AOB के पैरेलल कर दें तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, द टू हाफ्स विल अपीयर इक्वली ब्राइट, दोनों की ब्राइटनेस जो होगी वो सेम होगी. इट इज़ बिकॉज द वाइब्रेशंस एमर्जिंग आउट ऑफ द टू हाफ्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द प्रिंसिपल सेक्शन एंड द टू कंपोनेंट्स विल हैव इक्वल इंटेंसिटी. उस टाइम पे दोनों कंपोनेंट जो ई रे और ओ रे हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो दोनों सेम सेक्शंस, प्रिंसिपल सेक्शन के ऊपर सेम एंगल पे इंक्लाइंड होंगी. तो इस वजह से है ना, ये देखो ना, जब इसका ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल सेक्शन AOB के, तो ये ई रे और ओ रे का सेम इंक्लिनेशन होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों हाफ जो हैं इक्वली ब्राइट दिखेंगे. ठीक है, दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी. नाउ इफ़ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ N2 इज़ परपेंडिकुलर टू AOB, द टू हाफ्स आर सेड टू बी इक्वली डार्क. अगर N2 परपेंडिकुलर हो जाए AOB के तो दोनों हाफ्स जो होंगे इक्वली डार्क हो जाएंगे. ठीक है, ये 4 केसेस हैं यहाँ पे. नाउ टू फाइंड द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सोल्यूशन, अब ये जो सोल्यूशन डाला हुआ है हमने इसके अंदर, इसकी हम स्पेसिफिक रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन देखना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. फिल द पोलैरीमीटर ट्यूब विद द प्योर सॉल्वेंट. पहले तो हम करेंगे उसमें, ये जो ट्यूब है इसकी पोलैरीमीटर की ट्यूब है, इसके बीच में हम प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर डालेंगे. प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर. एंड नोट द रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर इक्वली डार्क पोजीशन ऑफ हाफ शेयर डिवाइस. हम इस कंडीशन के लिए जो जब दोनों हाफ्स डार्क दिखेंगे तब हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे. ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल यहाँ लगी हुई है इसकी रीडिंग लेंगे. उसके बाद नाउ फिल द ट्यूब विद द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस, हम जिसकी हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालना चाहते हैं शुगर सोल्यूशन की, उसको हम डाल देंगे यहाँ पे, पानी की बजाय यहाँ पे हम शुगर सोल्यूशन डाल देंगे. अगेन
वी विल नोट द रीडिंग्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर इक्वली डार्क पोजीशन। हम फिर इस तरीके से N2 को करेंगे ताकि परपेंडिकुलर हो AOB के और दोनों हाफ जो है डार्क हो। अगेन उस टाइम पे हम रीडिंग लेंगे सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। नाउ हम इन दोनों की रीडिंग्स का क्या लेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स गिव्स द ऑप्टिकल रोटेशन थीटा। दोनों की रीडिंग्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। इफ़ S इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन देन कंसंट्रेशन और C ऑफ द सोल्यूशन इज, हम C निकाल लेंगे। हम ये फार्मूला, सीधा ये फार्मूला लगाएंगे, ये तो हमें कंसंट्रेशन तो पता ही होगी हमें, हम ये फार्मूला लगाएंगे स्पेसिफिक रोटेशन का S इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन L C। L क्या है, लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये फार्मूला, कंसंट्रेशन हमें पता है, थीटा हमने निकाल लिया है, इन दोनों की रीडिंग्स का डिफरेंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक रोटेशन और एंड हाफ शेड, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरीमीटर। सो ये आज आपका 5th यूनिट जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। नाउ यू हैव टू स्टडी ऑल द 5 यूनिट्स आई हैव टॉट यू। सभी सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, हर एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपका इंटरनल असेसमेंट कभी भी हो सकती है, सो कीप स्टडिंग बेटा। नाउ यू हैव टू बी सीरियस अबाउट द स्टडीज़। प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे अब कंसंट्रेशन अपनी जो है वो रखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।